हेलो एवरीवन, आज हम रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में मेजर डिफरेंस को देखेंगे। पॉलिटी का काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसको समझने के लिए हम एग्जांपल लेंगे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया का और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में लेंगे यूके का। दोनों से हमें अच्छे से समझ में आएगा। इंडिया में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब लिखित संविधान है, हमारे यहाँ पर एक रूल बुक है, और जो यूके है वहाँ पर अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। रिटन से आपको क्या समझ में आता है? लिखित संविधान। और अनरिटन से क्या समझ में आता है? अलिखित संविधान। अनरिटन मतलब अलिखित संविधान। नाम से आप दोनों को आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या क्लियर हो रहा है कि मतलब ये तो लिखा हुआ होगा, ये लिखा हुआ नहीं होगा? लेकिन ऐसा नहीं है, दोनों ही कॉन्स्टिट्यूशन लिखे हुए होते हैं। ये बात सेम है, दोनों ही कॉन्स्टिट्यूशन लिखे हुए होते हैं, लेकिन उनके जो लिखने का तरीका है, वे ऑफ राइटिंग, वो अलग होता है। और वो ही जो चीज़ होती है वो दोनों कॉन्स्टिट्यूशन को एक दूसरे से अलग बनाती है, और वो ही तरीका हम देखेंगे, उसमें मेजर डिफरेंस करने की कोशिश करेंगे। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, कुछ लिखा हुआ है, और वो किस तरीके से लिखा गया है। इंडिया जब आज़ाद हो रहा था तो हमने लगा कि हमें यूके की जो ट्रेडिशन है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन की, उसको फॉलो नहीं करना। फॉलो ना करने का कारण क्या था? क्योंकि हमें लगता है कि जब हमारे यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था ब्रिटिश रूल के दौरान, तो हमें काफ़ी परेशानी हुई। इसीलिए हमने एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई 1946 में। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई 1946 में, और 26 नवंबर 1949 को हमारे इंडिया ने एक कॉन्स्टिट्यूशन को अडोप्ट एंड इनेक्ट किया। मतलब जहाँ भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है वहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाती है, या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाता है, और उसके द्वारा एक रूल बुक तैयार की जाती है, और उस रूल बुक को बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब आप एक लाइब्रेरी में जा रहे हो, और लाइब्रेरी में अगर आपको बोला जाए कि कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, और अगर आपको एक बुक दी जा रही है, तो वो होता है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब सब कुछ जो है, सारे जो लॉज हैं गवर्नमेंट के लिए, पॉपुलेशन के लिए, उन सबको एक जगह फिक्स कर दिया गया, और ये काम किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, और एक फिक्स डेट को ये काम किया गया। ठीक है, इसमें जितना भी टाइम लगा, लेकिन एक फिक्स डेट को ये पास किया गया। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज ए बुक। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज ए बुक। आपके हाथ में कोई भी बुक है, वो जो बुक है वो होता है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। और उस बुक को अगर अलग अलग करके उसका एक एक पेज को आप अलग कर दोगे तो वो होता है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी लिखा हुआ होता है, लेकिन जैसे जैसे आपको ज़रूरत हुई, मान लो आज आपको किसी लॉ की ज़रूरत है, आपको लगता है कि रोड सेफ्टी को लेकर के लॉ नहीं हमारी कंट्री में, तो यूके क्या करेगा? कोई लॉ बना देगा। बाद में यूके को लगता है कि हमारे यहाँ पर मैटरनिटी लीव को लेकर के कोई लॉ नहीं है, तो लॉ उसको लेकर के यूके लॉ बना देगा। अगर यूके को लगता है कि हमारे यहाँ पर चाइल्ड प्रोटेक्शन को लेकर के लॉ नहीं है, तो उसको लेकर के लॉ बना देगा। मतलब जैसे जैसे आपको नेसेसिटी हुई, उसके अकॉर्डिंग आपने लॉ बना दिए। ठीक है, तो ये इस तरीके का जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो होता है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। आप इससे सीधे तरीके से समझ सकते हो कि अगर एक बुक को आपने लिया तो वो होता है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब एक बुक बनाई गई, एक रूल बुक लिखी गई, वो होता है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। और उसके अगर अलग अलग पेज कर दिए जाएं, मतलब एक पेज कभी लिखा गया, एक पेज कभी लिखा गया, तो वो होता है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में मेजर डिफरेंस क्या होता है कि इसमें एक फिक्स डेट और एक असेंबली या फिर ऑर्गेनाइजेशन, ये फिक्स होते हैं, और ये मिलकर के इस रूल बुक को बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर ना तो कोई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होती है और ना ही कोई फिक्स डेट होती है। मतलब लॉ 1 कभी बना, लॉ 2 कभी बना, लॉ 3 कभी बना। ठीक है, तो ये मेजर डिफरेंस है अनरिटन और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में। ये फर्स्ट हमने मेजर डिफरेंस देखा। सेकंड मेजर डिफरेंस की अगर हम बात करें तो इसी से इवोल्व होकर के आएगा। इसी से इवोल्व होकर के ये आता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा एक रूल बुक बनाई गई, ये होता है कॉन्स्टिट्यूशन। और इसमें जो लॉ है वो होते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज।
अब इन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज से भी कुछ लॉ निकल करके आते हैं। मतलब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बेसिक है। कॉन्स्टिट्यूशन क्यों लिखा जाता है कि किसी भी कंट्री को चलाने के लिए कुछ रूल्स होने चाहिए, मतलब कुछ बेसिक लॉ लिखे जाते हैं कि इस कंट्री को चलाने के लिए कम से कम इन लॉ को तो मानना ही पड़ेगा। तो मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बेसिक लॉ है, वो मदर लॉ है, और इस मदर लॉ से समय के अकॉर्डिंग कुछ और लॉज निकलेंगे जिनको बोला जाता है, पार्लियामेंट के थ्रू उन लॉज को बनाया जाएगा। उन लॉज को बोला जाता है स्टैट्यूटरी लॉज। जैसे अगर हम हमारे इंडिया से रिलेटेड बात करें तो हमारे इंडिया में समय के अकॉर्डिंग हमें लगा कि रूरल एरियाज़ में जो लोग हैं उनको जॉब देने की आवश्यकता है, इसलिए जो मनरेगा है, मनरेगा एक्ट बनाया गया। समय के अकॉर्डिंग हमें लगता है कि हमारे यहाँ पर मैटरनिटी लीव को लेकर के प्रॉब्लम है, तो मैटरनिटी लीव एक्ट बनाया। हमें यहाँ लगता है कि कुछ एरिया में आर्मी को ज़्यादा पावर दी जानी चाहिए, इसलिए अप्सा आर्म्ड फोर्सेड स्पेशल पावर एक्ट बनाया गया। हमारे यहाँ पर लगता है कि मोटर व्हीकल एक्ट, क्योंकि हमारे यहाँ पर एक्सीडेंट बहुत होते हैं तो मोटर व्हीकल एक्ट ढंग से बनना चाहिए, तो वो बनाया गया। तो ये जो लॉ होते हैं इनको बोलते हैं स्टैट्यूटरी लॉ। जरूरत के अकॉर्डिंग भी लॉ बनाते हैं और एक बेसिक लॉ भी है। मतलब आपने जो भी लॉ बनाया, जो भी लॉ बनाए पार्लियामेंट के थ्रू, जो भी लॉ बने, वो जो लॉ हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ नहीं जाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ नहीं जाएंगे। तो दो मेजर डिफरेंस अगर हम यहाँ पर डिस्कस करें, फर्स्ट मेजर डिफरेंस हमने देखा, सेकंड मेजर डिफरेंस हम ये देखते हैं कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि एक मदर लॉ होता है, बेसिक लॉ होता है, और उससे इवोल्व होकर के अदर लॉज आते हैं। मतलब एक कुछ कॉन्स्टिट्यूशन लॉज होते हैं और कुछ स्टैट्यूटरी लॉ होते हैं। लेकिन अगर हम अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो यहाँ पर जो सभी लॉ है ना, पार्लियामेंट के थ्रू ये लॉ बनाया गया, पार्लियामेंट के थ्रू ये लॉ बनाया गया, पार्लियामेंट के ये थ्रू ये लॉ बनाया गया, ये सभी इक्वल हैं, सभी इक्वल लॉज हैं, कोई भी एक दूसरे से अलग नहीं है। सारा काम किसने किया? पार्लियामेंट ने किया, और पार्लियामेंट सभी सारे जो लॉ हैं वो एक सेम तरीके से पास करती है। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉज होते हैं, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में सभी लॉज जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर पार्लियामेंट ने कुछ लॉ बनाए। पहले एक रूल बुक बना दी गई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा, बाद में पार्लियामेंट ने कुछ लॉ बनाए। अब पार्लियामेंट ने जो लॉ बनाए उसको देखा जाएगा कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट तो नहीं कर रहे हैं, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के पर उसको रब किया जाएगा इन लॉज को। जैसे सुनार के पास में आप सोना लेकर के जाते हो तो वो एक पत्थर के ऊपर सोने को घिसता है और उससे पता लगाता है कि ये खरा सोना है या नहीं है। अब सेम इसी तरीके से प्रोसीजर होता है गवर्नमेंट को चलाने के लिए, कंट्री को चलाने के लिए। जो भी लॉ बनाए गए पार्लियामेंट के थ्रू उनको रब किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। ऐसे नहीं है कि रियली में रब किया जाता है, सिर्फ समझाने के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि रब किया जाता है और देखा जाता है कि जो बेसिक लॉ है उसको तो वायलेट नहीं कर रहे हैं कहीं ये, क्योंकि ऐसे पहले हो चुका है। जैसे आप एनजेएसी का एग्जाम्पल ले लीजिए, पार्लियामेंट ने लॉ बनाया, इसको रब किया गया कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर और देखा गया कि तो वायलेट कर रहा है बेसिक लॉ को, इसको स्क्रैच कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। तो इसको इन लॉज को रब किया जाता है और रब करने के दौरान देखा जाता है कि ये इसको वायलेट तो नहीं कर रहे हैं, जो बेसिक लॉ है, जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन है उसको वायलेट तो नहीं कर रहे हैं। अब ये रब करने का काम कौन करता है? ये काम करता है जुडिशरी। तो इस चीज़ से क्या कंक्लूजन निकल करके आया कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी लॉ ऐसा नहीं बनेगा जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ होगा। मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में सुप्रीम होता है। ठीक है, और जो जुडिशरी होती है उसके पास भी पावर होती है, क्योंकि वही तो डिसाइड करती है ना, जुडिशरी ही तो, जुडिशरी के पास पावर होती है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में, वही तो डिसाइड करती है ना कि जो लॉ बने हैं वो सही है या नहीं है। अब अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन की हम बात करते हैं। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में ये तो हमने देख लिया कि सभी लॉ बराबर हैं, कोई भी लॉ बेसिक नहीं होता, कोई भी लॉ उससे इवॉल्व नहीं होता। अब क्या है, क्या समझ में आया आपको कि यहाँ पर जो पार्लियामेंट है वो सुप्रीम है। पार्लियामेंट जब चाहे, क्योंकि अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी रूल बुक नहीं है, तो आप इन लॉज को किसी के आधार पर भी डिसाइड नहीं कर सकते कि ये सही है या गलत है। मतलब पार्लियामेंट ने जो लॉ बना दिया वो सही है। तो यहाँ पर अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में जो पार्लियामेंट होती है, जो पार्लियामेंट होती है वो सुप्रीम होती है।
उसके पास सुप्रीम पावर होती है, वो जो चाहे लॉ बना सकती है। ठीक है। दूसरा, यहाँ पर जुडिशरी जो होती है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको इतनी पावर नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि देखो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में तो जुडिशरी क्या करती है, जुडिशरी डिसाइड करती है लॉ को लेकर के कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर। अब यहाँ पर तो कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं है, तो जुडिशरी को यहाँ पर ज़्यादा पावर नहीं होती। अब ऐसे तो यहाँ पर पार्लियामेंट कुछ भी लॉ बना देगी? नहीं, ऐसा नहीं होता। वेस्टर्न कंट्रीज जैसे कि यूके का हमने एग्जांपल लिया है, वहाँ पर लोगों में जो एजुकेशन का लेवल है वो काफ़ी हाई है, अवेयरनेस जो है वो काफ़ी हाई है, लोगों का जो ओपिनियन है वो काफ़ी हाई है। पब्लिक ओपिनियन सुप्रीम होता है यहाँ पर। पब्लिक ओपिनियन, लोग जो हैं वो कास्ट, क्रीड, जेंडर, लैंग्वेज के आधार पर बटे हुए नहीं होते। एजुकेशन लेवल के आधार पर जब उनमें अवेयरनेस होता है तो वो गवर्नमेंट कोई भी लॉ बना रही है उसके लिए प्रोटेस्ट करते हैं, और जो प्रोटेस्ट करते हैं तो उसी के थ्रू वो वहाँ पर जस्टिस को गेन करते हैं। स्पेशली यूके में हमेशा से एक ट्रेडिशन रही है, वहाँ की पॉपुलेशन को लगता है कि पार्लियामेंट कभी भी वहाँ गलत लॉ नहीं बना सकती। वहाँ पर अगर कहीं गलती होगी तो लॉ इम्प्लीमेंटिंग में होगी, लॉ मेकिंग में कभी भी गलती नहीं होगी। तो ये हमने कुछ मेजर डिफरेंस देखे। अब हम देखते हैं रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में हमने डिसाइड किया था, डिस्कस किया स्टार्ट में कि यहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और एक फिक्स डेट को पास करेगी। मतलब इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया है, और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ज़रूरत के हिसाब से इवोल्व हुआ है, ज़रूरत के हिसाब से बनाया गया है। तो ये जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो होता है इनैक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन। कैसा कॉन्स्टिट्यूशन? इनैक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन। और जो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो होता है इवोल्व्ड कॉन्स्टिट्यूशन। इवोल्व्ड कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये हमने डिसाइड किया कि ये मेजर डिफरेंस देखिए। अब कुछ और मेजर डिफरेंस देखने से पहले आपको कुछ चीज़ समझनी होगी। आपको पता होगा कि फेडरल सिस्टम क्या होता है। फेडरल सिस्टम में 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है, एक होती है सेंट्रल लेवल पर और एक होती है स्टेट्स लेवल पर। अब स्टेट्स किसी भी कंट्री में कितने भी हो सकते हैं। अब ये दोनों जो है ना वो अपनी पावर गेन करती हैं कॉन्स्टिट्यूशन से। दोनों अपनी पावर कहाँ से गेन करती हैं? कॉन्स्टिट्यूशन से। तो जहाँ भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा, जहाँ भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा, जिस भी कंट्री में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ या तो फेडरल गवर्नमेंट होगी या फिर यूनिटरी गवर्नमेंट होगी। देखो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन से अपनी पावर गेन करती हैं, तो जरूरी नहीं है ना कि फेडरल हो, जरूरी है कि यूनिटरी हो। फेडरल का आपने समझ लिया कि दोनों लेवल पर स्टेट जो है वो भी लॉ मेकिंग पावर रखते हैं और सेंटर जो है वो भी लॉ मेकिंग पावर रखता है। और यूनिटरी में क्या होता है, सेंटर के पास पावर होती है सिर्फ लॉ बनाने की, लेकिन जो स्टेट होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में भी, लेकिन वो सिर्फ इम्प्लीमेंट करने का काम करते हैं। तो जहाँ पर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है जिस कंट्री में, वहाँ पर फेडरल गवर्नमेंट भी हो सकती है, यूनिटरी भी हो सकती है। लेकिन जहाँ पर अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर पार्लियामेंट सुप्रीम होती है, मतलब सेंटर गवर्नमेंट जो होती है वो सुप्रीम होती है। तो अगर वहाँ पर स्टेट आप बना भी दोगे, स्टेट के पास लॉ मेकिंग पावर तो होगी नहीं, क्योंकि पार्लियामेंट के पास ही पावर होती है लॉ मेकिंग पावर। तो यहाँ पर यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है। जिस देश में भी, जिस कंट्री में भी अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है वहाँ पर यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, मतलब सेंटर जो होता है वो पावरफुल होता है। अब दूसरी बात, यहाँ पर फेडरल गवर्नमेंट भी हो सकती है और यूनिटरी भी हो सकती है। कहाँ पर? जहाँ पर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हो। अब जहाँ पर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है वहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिजिड भी हो सकता है, फ्लेक्सिबल भी हो सकता है, या फिर दोनों का मिक्स्ड भी हो सकता है। कैसे? आप इस बात को समझो। मतलब रिजिड क्या होता है, किसी कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना बहुत मुश्किल काम हो, बहुत ही कठिन तरीके से उसको चेंज किया जा सके, वो होता है रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे कि यूएसए में। फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, जहाँ पर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है उसको जो बदलना बहुत आसान हो, चेंज करना बहुत आसान हो, जैसे कि श्रीलंका। और मिक्स्ड क्या होता है, जिस कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना, कुछ प्रोविज़न को चेंज करना मुश्किल हो, कुछ प्रोविज़न को चेंज करना सिंपल हो, जैसे कि हमारा इंडिया। मतलब यहाँ पर जहाँ पर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है वहाँ पर रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन भी हो सकता है, फ्लेक्सिबल भी हो सकता है और मिक्स्ड भी हो सकता है। लेकिन जहाँ पर अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, जहाँ पर कुछ लिखा ही नहीं हुआ है, तो उसमें आप बदलोगे क्या? तो मतलब बहुत ही फ्लेक्सिबल, बहुत ही ईजी वे में आप उसको बदल सकते हो। ठीक है, तो ये हमने जो
रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिक डिफरेंस को देखा। ओके।